प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। विद्युत से आप सभी परिचित हैं कि विद्युत हमारे घरों में प्रयोग होती है, लेकिन ये विद्युत है क्या? विद्युत को समझने से पहले हम सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, जिस प्रकार किसी भी पदार्थ का एक गुण है कि उसके अंदर मास है यानी उसका द्रव्यमान है, इसी प्रकार विद्युत आवेश भी किसी भी पदार्थ का एक गुण है जो उसके अंदर विद्यमान होता है, और इसी गुण को हमने नाम दिया विद्युत आवेश। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश हर पदार्थ का एक गुण होता है, और जब ये आवेश गति करता है तो हमें विद्युत प्राप्त होती है। अब आवेश भी दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और जब ये आवेश मूव करते हैं, गति करते हैं, तब हमें विद्युत प्राप्त होती है। अब बात आती है कि ये विद्युत आवेश गति क्यों करते हैं। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार नदी में जल बहता है, और जल कब बहता है? जब एक तरफ ज़्यादा जल हो, एक तरफ कम जल हो। इसी प्रकार किसी भी चालक में से, चालक का अर्थ है जिसमें से विद्युत गुजर सकती है, किसी भी चालक में विद्युत आवेश जब गति करता है तब हम उसे विद्युत कहते हैं। तो इस प्रकार जो आवेश है, आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉइंट मानने हैं। दो तरह का होता है विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश को हम इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से, कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी भी चालक में तब विद्युत पैदा होती है। हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि शुरुआत में जब ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तब ये माना गया कि किसी भी चालक में से जब धनात्मक आवेश गति करेगा तो उस गति की दिशा ही विद्युत की दिशा होगी। विद्युत की दिशा होगी। और हम आज भी वर्तमान में इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ गति कर रहे हैं तो हम इसके अपोजिट साइड में हमेशा विद्युत की दिशा मानते हैं। तो इस प्रकार विद्युत की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अब हम विद्युत के बारे में, कि विद्युत को परिभाषित कैसे करें, तो आवेश के प्रवाह को अब आवेश के प्रवाह जब होगा तो वो किस दर से होगा? तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा। अब आवेश को हम Q द्वारा लिखते हैं, चार्ज, और दर का मतलब समय, यानी आवेश डिवाइड बाय समय। इसको हम कहेंगे विद्युत धारा, कि कितने समय में कितना आवेश चलता किसी चालक में से, उसको हमने नाम दे दिया विद्युत। और विद्युत को हम लिखते हैं I द्वारा, आवेश को लिखते हैं Q द्वारा, और समय को लिखते हैं T द्वारा। तो I बराबर Q बाई T, I बराबर Q बटे में T। इसको हमने एक निरूपित कर दिया मैथमेटिकली, I बराबर Q बाई T। आवेश को हम मापते किस में हैं? ये हमें पता है कि आवेश को हम मापते हैं कूलाम में, इकाई है इसकी, और समय को मापते हैं हम सेकंड। इस प्रकार जो विद्युत धारा है उसको मापते हम एम्पियर में, यानी एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकंड। ये एम्पियर जो है, ये एक वैज्ञानिक था फ्रांस का, जिसने सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में बताया। विद्युत धारा के बारे में बताने वाला व्यक्ति था ये, और इसका नाम था, पूरा नाम था इसका आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर, और इसने अपने नाम के ऊपर ही इस विद्युत धारा की इकाई का नाम रख दिया एम्पियर। तो इस प्रकार एक एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे? जब किसी परिपथ, किसी रास्ते से, किसी चालक में से 1 कूलाम आवेश चलता हो और 1 सेकंड में, इसको हमने नाम दे दिया 1 एम्पियर। अब
जो आवेश है जिसको हमने 1 कूलाम कहा है, इसका क्या अर्थ है? यानी 1 कूलाम का अर्थ है कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी जब इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चलेंगे तो उस धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अब विद्युत धारा को हमने मापने की इकाई बना दी एम्पियर। हम इसकी अगर छोटी इकाई की बात करें तो इसको हम 1 मिली एम्पियर में माप सकते हैं, इसको हम 1 माइक्रो एम्पियर में माप सकते हैं। 1 मिली एम्पियर का अर्थ है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब है 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद विद्युत धारा को हमने समझ लिया, विद्युत आवेश को समझ लिया। अब जब विद्युत धारा किसी रास्ते से चलती है, यानी अगर एक सेल है, ये कोई बैटरी है और इस बैटरी से हमने यहाँ एक स्विच लगाया, यहाँ एक बल्ब लगाया और इसको इस प्रकार जोड़ दिया। अब जो धारा चलती है, मानते हैं इस दिशा से इस तरफ चल रही है धारा की दिशा, तो ये जो रास्ता हुआ, इस रास्ते को हमने नाम दे दिया विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ इसे कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ का मतलब है कि विद्युत का रास्ता किस प्रकार का, जब वो कनेक्टेड हो। यानी मैं लिखूंगा इसको कि विद्युत धारा का बंद पथ, बंद का मतलब करेक्ट होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, यहाँ से बंद है ये, तो बंद परिपथ यानी विद्युत धारा का बंद पथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। अब बात आती है कि विद्युत धारा को हम मापते किसके द्वारा है? कि ये तो यूनिट है कि एम्पीयर द्वारा मापते हैं, लेकिन किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, वो है एमीटर। क्या है? एमीटर। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को किसी भी परिपथ में उसके मान को माप सकते हैं। आइए अब हम विद्युत धारा, विद्युत आवेश से जुड़े हुए एक उदाहरण को करते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के, कोई विद्युत बल्ब है, उसके तंतु में से 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी आई जो दिया गया है वो दिया गया है 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक, टाइम जो दिया गया है वो 10 मिनट तक प्रभावित होती है। कि कोई विद्युत बल्ब है जिसमें 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ में अब जो रास्ता बना, विद्युत परिपथ का मतलब ये कोई बैटरी है हमारी, यहाँ से एक बल्ब अटैच है। इस रास्ते में ये पूछा गया कि आवेश कितना चलेगा, आवेश के मान का ज्ञान बताओ, आवेश कितना होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि I बराबर होता है Q/T। I का मतलब विद्युत धारा का मान, Q का मतलब आवेश, T का मतलब समय। हमारे पास यहाँ पर विद्युत धारा का मान दिया गया है और समय दिया गया है। पूछा क्या गया है? आवेश। तो Q = I × T। I का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। T का मान है 10 मिनट, लेकिन समय को हम सेकंड में मापते हैं, इसलिए 10 मिनट्स की हमें सेकंड बनाते हैं। तो 10 × 60,000 सेकंड, 6000 सेकंड × 6 सेकंड, ये हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 300 कूलम। आवेश का मान कितना होगा? 300 कूलम। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत विभव। विद्युत विभव को समझने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें पता है कि आवेश का जब प्रवाह होता है तब विद्युत पैदा होती है। अब क्वेश्चन है कि आवेश प्रवाह ही क्यों होता है, आवेश क्यों चलता है। इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास एक पानी का टैंक है ये, और एक टैंक है ये, हमने इन दोनों टैंकों को ऐसे पाइप से कनेक्ट कर दिया। जब हम इस टैंक में पानी डालते हैं और पानी अपने आप इस टैंक में पहुंच जाता है। पानी कब गया? जब हमने इसमें पानी डाला और ये क्या है? खाली है। यानी जो पानी है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलता है, ये हमें पता है। इसी प्रकार किसी भी चालक में
आवेश कब चलता है? जब वो किसी हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी तक चलेगा, यानी एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल हो, यानी एक तरफ ज़्यादा आवेश हो, दूसरी तरफ कम आवेश हो। तो इस के कारण जो हुआ आवेश के प्रभाव का, उसको हमने नाम दे दिया विद्युत विभव, कि आवेश क्यों चलता है। तो इस प्रकार आवेश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है, अब जब आवेश एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक चलेगा तब हमें कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य के मान को हमने नाम दे दिया विद्युत विभव। यानी कार्य किसके ऊपर किया गया? कार्य आवेश को चलाने के लिए किया गया, यानी कार्य डिवाइड बाय आवेश को हमने नाम दे दिया विद्युत विभव। और विद्युत विभव को हम लिखते हैं V द्वारा, कार्य को लिखते हैं हम W द्वारा, वर्क यानी कि, और आवेश को लिखते हैं हम Q द्वारा, यानी V इज इक्वल टू W बाय Q। यह है विद्युत विभव। अब जब हम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रभावित करते हैं, इसका अर्थ है कि यहाँ आवेश ज़्यादा है, यहाँ आवेश कम है, इस पॉइंट पे आवेश ज़्यादा है, इस पॉइंट पे आवेश कम है। तो ये जो अंतर हुआ किसमें? आवेश की क्वांटिटी में, इसको हमने नाम दे दिया विभवांतर, यानी दो पॉइंटों के विभव में अंतर, इसको हमने नाम दिया विभवांतर। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ जो विभवांतर है, जो विद्युत विभव है, वो VA है, यहाँ पर VB है। यानी हम कह सकते हैं कि VA इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें पता है कि V बराबर क्या? W/Q। तो हम इसको लिख सकते हैं WA डिवाइड बाई Q, और VB इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई Q। दोनों में अंतर VA माइनस के VB, जिसको हमने V लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं WA डिवाइड बाई Q माइनस WB डिवाइड बाई Q, यानी वर्क में डिफरेंस, यानी W बाई Q, यानी विभवांतर को भी हम V बराबर W/Q लिख सकते हैं। इसे कहते हैं विभवांतर। और विभवांतर को हमने, वर्क को हम की यूनिट है जूल, और चार्ज की यूनिट है कूलम। तो V बराबर होगा 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल कार्य किया जाए 1 कूलम आवेश को प्रभावित करने के लिए। और विभवांतर को मापने की जो इकाई है वो है वोल्ट, और जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उस यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट विभवांतर को मापा जाता है। अब हम विद्युत परिपथ को बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हम प्रयोग करते हैं किसी भी विद्युत परिपथ को जोड़ने में, उनके प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं कि उनके क्या प्रतीक होंगे आरेख बनाते समय। तो सबसे पहले कोई भी विद्युत सेल है, उसको हम आरेख बनाते समय किस प्रकार दिखाएंगे? ये इस प्रकार, एक इस प्रकार, दूसरी लाइन इस प्रकार। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव सिंबल को दिखाएगी, और जो छोटी है वो नेगेटिव सिंबल को दिखाएगी। तो ये एक सेल का प्रतीक है कि किसी भी आरेख को बनाते समय हम सेल को किस प्रकार दिखाएंगे। अब अगर सेलों को जोड़ दिया जाए तो वो बैटरी बनेगी, यानी इस प्रकार की सेल जब हम जोड़ दें एक दूसरे के साथ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस प्रकार के जो सिंबल होंगे, नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल्स को हम जोड़ेंगे, बहुत सी सेल को जोड़ देंगे, तो क्या बनेगी? बैटरी। अगर हमें स्विच बनाना है, यानी स्विच का अर्थ कुंजी दो तरह से निरूपित करते हैं हम। अगर हम कुंजी को इस प्रकार बनाते हैं, इसका अर्थ है ये खुली हुई कुंजी है, यानी परिपथ अभी खुला है, यानी लाइट अभी ऑन नहीं है। और अगर ये सिंबल अगर हम इस प्रकार बनाकर यहाँ डॉट लगाते हैं, इसका अर्थ है कि परिपथ जो है बंद है, यानी लाइट अब चालू है। देखो ये नोट करने की बात है कि यहाँ परिपथ बंद है लेकिन कुंजी खुली है, यहाँ कुंजी बंद है लेकिन परिपथ चालू है, लाइट चालू है। तो बंद परिपथ और यानी बंद कुंजी और खुली कुंजी इस प्रकार दिखाएंगे। अगर 2 तारों को 3 तारों को जोड़ा जाता है, यानी कि तार संधि की जाए, तारों की अगर संधि की जाए तो एक तार ये है, दूसरा तार ये जोड़ा हमने, तो इस प्रकार दिखाएंगे हम किसी भी 2 तारों को आपस में जोड़ते हुए। अगर हमें तार की क्रॉसिंग करनी है, तार की
क्रॉसिंग करनी है, तारों को जोड़ना नहीं, एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हुए दिखाना है। तो जैसे एक तार ये है, दूसरा तार हमें इसके ऊपर को क्रॉस करना, तो हम इस प्रकार बनाएंगे, ये तारों की क्रॉसिंग को निरूपित करेगा। अगर हमें विद्युत बल्ब बनाना है, परिपथ के अंदर बल्ब को दिखाना है, तो हम इस प्रकार का आरेख बना सकते हैं, ये विद्युत बल्ब है। इसी प्रकार प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रतिरोध, जो विद्युत को रोकने का काम करेगा, तो उसको, उस इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए हम इस प्रकार का सिंबल दिखाते हैं, यह है प्रतिरोध। एक होता है प्रत्यावर्ती प्रतिरोध, यानी परिवर्ती प्रतिरोध, यानी इसको हम धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। धारा नियंत्रक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रतिरोध का काम करता है, धारा को कितनी मात्रा में आगे जाना है, कितनी मात्रा में नहीं जाना है, इसको निर्धारित करता है। तो ये भी एक प्रतिरोध है वैसे तो, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम दो तरह के आरेख बना सकते हैं कि परिपथ को यहाँ जाके जोड़ते हुए दिखा, कहीं भी हम जोड़ सकते हैं, उसी हिसाब से परिपथ के अंदर विद्युत धारा को रोकने का कार्य करेगा। इस प्रकार का सिंबल भी है इसका। और दूसरा सिंबल है कि हम ऐसे तीर का निशान लगा दें बीच में, ये भी प्रतिवर्ती धारा नियंत्रक है, यानी प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। अगर हमें किसी भी परिपथ में एमीटर जोड़ते हैं, एमीटर को जोड़ते समय एमीटर को दिखाएंगे कैसे, एमीटर का सिंबल ये है, ए प्लस माइनस, इस प्रकार दिखाएंगे। अगर हम किसी रास्ते में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, किसी परिपथ में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को हमेशा जिस प्रकार हमने एमीटर दिखाया, इसी प्रकार हम वोल्ट मीटर को दिखाते हैं। तो ये कुछ प्रतीक हैं जो हमने पढ़े हैं, जो हमने देखे कि किसी परिपथ में प्रयोग होने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उनको हम प्रतीक के रूप में किस प्रकार निरूपित करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं ओहम का नियम। ओहम एक वैज्ञानिक था और उसने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी परिपथ में जब विद्युत धारा चलती है, तो विभवांतर के बीच में, विभवांतर और विद्युत धारा, इन दोनों के बीच में एक अनुपात रहता है, एक क्रिया रहती है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। यह हमने एक विद्युत आरेख बनाया है, जिसमें हमने एक x और y दो पॉइंट लिए हैं इस परिपथ में, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम किसी भी एक ऐसी मिश्र धातु को जोड़ते हैं, जैसे निक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, इस प्रकार की, जिसका प्रतिरोध जो कि विद्युत गुजरने के बाद उसको रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार जब हम x और y के बीच में मान लेते हैं कि हमने एक निक्रोम की तार जोड़ी, और इस पूरी परिपथ में हमने यहाँ 3 बैटरी ली हैं, 3 सेल लिए हैं, सेल 1, 2 एंड 3। वोल्टमीटर लिया है, जिसको हमेशा किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर लिया है, जिसको हमेशा किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब हम देखते हैं कि इस परिपथ में से जब हम सबसे पहले एक सेल का प्रयोग करते हैं, और जब ये सेल में से विद्युत गुजरती है, इस परिपथ में से विद्युत गुजरती है, तो वोल्टमीटर विभवांतर को नोट करता है और एमीटर करंट को नोट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर एक बैटरी है और एक बैटरी को जब हमने जोड़ा, तब I का मान और V का मान कितना है। जब हमने 2 बैटरियां जोड़ी, I और V का मान कितना है। जब 3 बैटरियां जोड़ी, तो I और V का मान कितना है। हमने ये देखा कि अगर V और I का अनुपात निकाला जाए, तो ये हमेशा इक्वल रहता है। मान लेते हैं कि अगर पहली रेशो में V और I का अनुपात है 10, तो अगली बार जब देखा गया तब भी उनका क्या था 10, तीसरी बार भी क्या था 10। इसका मतलब है कि V और I एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो हम इस प्रकार ओहम ने एक नियम बनाया कि किसी भी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो ये था ओहम का नियम। ओहम ने अपना एक नियम दिया कि किसी भी परिपथ में या तार में से जब विद्युत धारा गुजरती है, तो विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V अनुक्रमानुपाती I। और हम कह सकते हैं कि V और I का मान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो V/I किसके बराबर है, कांस्टेंट, यानी नियतांक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नियतांक। और इस नियतांक को हम R द्वारा लिखते हैं।
तो इस प्रकार V डिवाइड बाय I किसके बराबर हुआ, R के बराबर। और इस R जो एक कांस्टेंट है, इसको नाम दे दिया गया प्रतिरोध, ये नाम दे दिया गया प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसी भी चालक का एक गुण है, जब उसमें से विद्युत धारा या विद्युत आवेश चलता है उसका वो विरोध करता है, और इसी विरोध को नाम एक सिंबल दिया R, जिसको हमने नाम दिया प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो सिंबल को दर्शाने के लिए, हम प्रतिरोध को दर्शाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग, हमने ओहम के नियम में देखा कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब किसी भी चालक में प्रतिरोध R की जो वैल्यू है वो 1 ओहम कब होगी, जब किसी भी चालक के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट और विद्युत धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो। एक चालक जिसके दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट और धारा का मान 1 एम्पियर होगा, तब उस चालक का जो प्रतिरोध होगा R की वैल्यू जो होगी वो 1 ओहम होगी। इसका मतलब 1 ओहम किसके बराबर हुआ, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। तो इस प्रकार 1 ओहम का मान होगा जब किसी चालक में दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट और धारा का मान 1 एम्पियर हो। इससे आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, इस रिलेशन से पता चलता है कि I और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी अगर R को दोगुना कर दिया जाए, अगर प्रतिरोध को दोगुना कर दें तो I का जो मान है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इस रिलेशन से पता चलता है कि किसी भी चालक में अगर प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो धारा का मान आधा हो सकता है। इसका अर्थ है कि अगर हम प्रतिरोध को बदल दें, किसी भी चालक के बीच प्रतिरोध की वैल्यू को अगर बदल दें तो धारा का मान अपने आप बदल जाएगा। और अगर R का मान हम इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, इस प्रकार बदल सकते हैं कि I का मान यानी धारा का मान ना बदले, यानी I का मान किस पर निर्भर हुआ, R पर। तो इस प्रकार का कोई प्रतिरोध जिसकी सहायता से हम धारा के मान को निश्चित रख सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, इस प्रकार का जो यंत्र है उस यंत्र को हम धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध। और अगर हम किसी सर्किट के अंदर, किसी परिपथ के अंदर इस प्रकार का नियंत्रक का प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी चालक में हमें I का मान निश्चित रखना है तो हम R के मान को बदलकर, R के मान को चेंज करके धारा की वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी चालक में, कोई भी चालक है, कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में हम अगर प्रतिरोध की सहायता से धारा के मान को निश्चित रख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अगर जिस भी चालक का प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है। यानी उस परिपथ में या उस चालक में हम कह सकते हैं कि धारा आसानी से चलेगी। तो जिसका प्रतिरोध कम हुआ वो एक अच्छा चालक होगा। अब किसी भी चालक के अंदर धारा किस प्रकार चलती है, ये मुख्यतः दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि वे कौन से कारक हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध पर निर्भर रहेंगे। अगर जो प्रतिरोध है वो किसी भी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है कि चालक की लंबाई कितनी है, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। यानी R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R अनुक्रमानुपाती रहेगा L की लेंथ पे। किसी भी चालक की लेंथ अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। और किसी चालक की अगर लंबाई को कम कर दिया जाए और मोटाई को ज़्यादा कर दिया जाए,
चालक की मोटाई बढ़ा दी, पहले अगर मोटाई इतनी है अब डबल कर दी, इतनी होगी, टोटल मोटाई पहले से दोगुनी है, तो आर की जो वैल्यू है वो किसी भी चालक की मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि आर अनुपातिकता रहता है अनुक्रमानुपाती लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती उसकी मोटाई के। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आर इज इक्वल टू एक स्थिरांक होगा रो एल बाई ए, और रो क्या है, रो है प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, और ये किसी भी चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण है। तो प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता किसी भी चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अब तक हमने ये पढ़ा है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान किस प्रकार उस चालक के प्रतिरोध और उसके सिरों के विभवांतर पर निर्भर करता है, और अनेक प्रकार के विद्युत उपकरणों में या युक्तियों में प्रतिरोधकों को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है। मुख्य रूप से ओहम के नियम को प्रतिपादित करने के लिए प्रतिरोधकों को दो तरह से किसी भी परिपथ में जोड़ा जा सकता है। एक है श्रेणीक्रम और दूसरा है पार्श्वक्रम, सीरीज और पैरेलल। अगर हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, अगर हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, हम एक परिपथ बनाते हैं कि X और Y ये दो सिरे हैं किसी भी परिपथ के। ये हमने एक एमीटर लगाया जो हमेशा सीरीज में लगता है, हमने एक बैटरी लगाई, ये हमने बैटरी अटैच करी की, और इस प्रकार ये एक सर्किट है। X और Y सिरे के बीच हमने तीन प्रतिरोध लगाए। प्रतिरोध का सिंबल जैसे हमने पढ़ा है इस प्रकार का है, R1, R2 एंड R3। ये तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 एंड R3। जैसे कि विभवांतर का अगर माप ज्ञात करना तो हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर। अब धारा की दिशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस प्रकार होगी। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि प्रतिरोध सीरीज में लगाए गए हैं, श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। अब इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध की, और वो फाइंड आउट करेंगे कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा, अगर मैं इन्हीं प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ता हूँ, X और Y पॉइंट सेम, ये मैंने एमीटर लगा दिया, बैटरी अटैच कर दी, की लगाई, और इस सर्किट में तीनों प्रतिरोधकों को अब मैं पार्श्व क्रम में जोड़ता हूं तो किस प्रकार अटैच होंगे। R1, R2 एंड R3। आइए अब हम श्रेणी क्रम को समझते हैं कि श्रेणी क्रम में जब हम तीन प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान अगर I है तो सिरा जो X है इस परिपथ में वहाँ, और Y दूसरा सिरा है, कुल करंट का मान अगर I है तो आउटपुट भी I ही रहता है। इसका अर्थ है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान परिपथ में हर बिंदु पर समान रहता है। लेकिन अगर यहाँ दो पॉइंट हैं, X मान लेते हैं, इसका दूसरा सिरा है P पॉइंट, X और P के बीच में जो विभवांतर का मान होगा वो होगा V1, पॉइंट Q और R इसके बीच में विभवांतर का मान होगा V2, और पॉइंट S और Y के बीच में होगा V3। तो V का जो मान है जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो दो सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा, इसलिए लाइट जो करंट है वो फ्लो करता है। तो X और P जो सिरे हैं इसके, इसमें विभवांतर होगा V1, Q और R के बीच में होगा V2, और S और Y के बीच में होगा V3। तो इसका अर्थ है कि कुल विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 जमा V2 जमा V3। हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR। अगर हम एक प्रतिरोध R1 की बात करते हैं तो यहाँ पर विभवांतर कितना है V1, प्रतिरोध कितना है R1, लेकिन I की वैल्यू तो सेम है, यानी V1 इज इक्वल टू IR1। इसी प्रकार V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3।
ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट अप करते हैं तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू आई आर, V1 IR1 IR2 एंड IR3। I कॉमन है तो R बराबर क्या होगा, R1 जमा R2 जमा R3। इसका अर्थ है कि जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो कुल जो प्रतिरोध होगा वो सभी का समअप होगा। यानी किसी भी सर्किट में जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 और R3 के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम की बजाय पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। अगर बैटरी है ये जिसमें से I करंट चलता है X सिरे से Y सिरे तक, और यहाँ भी कितना मान है उसका I है, लेकिन X और Y के बीच में हम देखते हैं कि जो धारा का मान है वो 3 हिस्सों में बढ़ता है। यानी I इज जो है वो I1 में, I2 में और I3 में, लेकिन I का मान किसके बराबर है, I इज इक्वल टू I1 जमा I2 जमा I3 होगा। अब हमें पता है कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। अगर ये फार्मूला हम इस फार्मूले में लगाते हैं तो हम देखते हैं कि R1 जब रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो धारा का मान I1 है, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा I1 बराबर होगा V बटे में R1, I2 बराबर होगा V बटे R2 और I3 बराबर होगा V अपॉन R3। अगर I1 I2 और I3 की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास होगा VR इज इक्वल टू V R1 V बटे R2 और V बटे R3। V कॉमन निकालते हैं तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 जमा 1 बटे R2 जमा 1 बटे R3। इस प्रकार कुल जो प्रतिरोध होगा वो समअप करने के बाद पार्श्व क्रम में, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कुल जो प्रतिरोध होगा वो होगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 जमा 1 बटे R2 जमा 1 बटे R3। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में धारा का मान श्रेणी क्रम में हमेशा समान रहता है। श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है, इस प्रकार का सर्किट डायग्राम व्यवहारिक नहीं है। क्यों? हम किसी विद्युत परिपथ में एक विद्युत बल्ब को भी जोड़ते हैं, एक विद्युत हीटर को भी श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। एक हीटर है और एक बल्ब है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएंगे तो विद्युत हीटर को तो धारा का मान ज़्यादा चाहिए, बल्ब को कम चाहिए। इसका अर्थ है कि श्रेणी क्रम में हम इनको नहीं जोड़ सकते। तो श्रेणी क्रम परिपथ में एक प्रमुख हानि यह होती है कि परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है। अगर इस प्रकार जोड़ेंगे, अगर इस यहाँ हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ हमने हीटर लगा दिया, यहाँ हमने एक बल्ब लगाया, यहाँ हमने एक हीटर लगाया, बल्ब में खराबी आ गई तो हीटर में भी लाइट नहीं जाएगी। इसका अर्थ है कि परिपथ टूट जाता है। तो इसलिए घरों में हम हमेशा पार्श्व क्रम में ही जितने भी यंत्र हैं उनको जोड़ा जाता है। हाँ जी, इसलिए हमेशा जितने भी यंत्र हैं जो घरों में प्रयोग होते हैं उनको हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है कि हर यंत्र को अलग अलग विद्युत धारा का मान मिल सके। हम यहाँ देखते हैं कि अगर I है तो अपने आप I का मान I1 I2 और I3 होगा, तो प्रत्येक संयंत्र को अलग अलग विद्युत धारा का मान मिल सकता है। आगे हम पढ़ते हैं कि विद्युत धारा और क्या प्रभाव दिखा सकती है, जिनमें से एक है विद्युत का तापीय प्रभाव, कि विद्युत जो है वो तापीय प्रभाव भी दिखाती है। वो हम आगे पढ़ते हैं। आइए अब हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को पढ़ते हैं। किसी भी परिपथ में जब हम किसी एक बैटरी से किसी भी यंत्र को जोड़ते हैं, मान लेते हैं कि हम किसी एक पंखे के साथ बैटरी को जोड़ते हैं। इसका अर्थ है कि बैटरी की सारी ऊर्जा पंखे को घुमाने के लिए प्रयोग हुई, लेकिन फिर भी उस ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी भी परिपथ में पंखे की बजाय किसी ऐसे प्रतिरोध का उपयोग कर लें जो केवल विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकता है, यानी जैसे अगर हम एक प्रेस इस्त्री का प्रयोग करते हैं, हीटर का प्रयोग करते हैं, तो कुल जो ऊर्जा है किसी भी बैटरी की वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो सारी की सारी ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है। मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोध R है
एक्स और वाई के बीच, और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ा। हमने एक एमीटर भी लगा दिया, पास सर्कल में एक वोल्ट मीटर भी लगाया। अगर हम आर कोई प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध में से किसी बैटरी की सहायता से आई विद्युत धारा सप्लाई करते हैं, तो दो सिरों के बीच जो विभवांतर है वो अगर V है, मान लेते हैं कि हमने t समय तक विद्युत धारा सप्लाई जब हुई तो t समय तक कुल जो आवेश चला वो Q चला x और y के बीच में। अब Q आवेश को जब x और y सिरे से चलता है तो Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित होने में किया गया कुल कार्य कितना होगा कि Q आवेश को t समय तक प्रभावित करने के लिए जो काम किया गया वो किसके बराबर होगा, V गुणा में Q। इस प्रकार अगर स्रोत को समय t में इतनी ऊर्जा V गुणा Q ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी तो उसकी शक्ति कितनी होगी, मतलब उस स्रोत द्वारा परिपथ में कितनी शक्ति दी गई। शक्ति को हम P द्वारा लिखते हैं, कुल ऊर्जा V गुणा Q है, कितना समय लगा, T लगा, तो कुल शक्ति कितनी हुई, P बराबर V Q बटे में T। हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम, हमने पढ़ा है पीछे, किसके बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर, तो P बराबर क्या होगा, V गुणा में I। ये किसी भी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I है, विभवांतर V है, और उस संयंत्र की शक्ति है जो इस धारा को बहने देता है। इस प्रकार T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा जो कि P है, T समय में कितनी ऊर्जा सप्लाई होगी, P गुणा में T, और P बराबर क्या है, VI, यानी कि V गुणा I गुणा T। तो V गुणा I गुणा T के बराबर होगी वो। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा, अगर हम ऊष्मा की मात्रा का पता लगे जिसको हम H द्वारा लिखेंगे, तो H किसके बराबर होगी, इतनी ऊर्जा V गुणा I गुणा T। अब यहाँ पर अगर हम ओम का नियम लगाते हैं तो V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR, तो H बराबर क्या होगा, I स्क्वायर RT, और इस फार्मूले को नाम दे दिया गया जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम। इस फार्मूले में हमें ये पता चलता है कि किसी भी परिपथ में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है, हीट है, वो हमेशा करंट के I के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। यानी हम लिख सकते हैं कि किसी भी परिपथ में उत्पन्न हुई ऊष्मा उस परिपथ में या उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। वो ऊष्मा उस प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगी। वो ऊष्मा उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का जो समय है उसके भी अनुक्रमानुपाती होगी, यानी H अनुक्रमानुपाती होगी I स्क्वायर RT। इसे कहते हैं जूल का तापन नियम। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा जो ऊष्मीय प्रभाव दिखाती है, उस ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। आइए अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। देखो, विद्युत धारा का जो ऊष्मा का प्रभाव है वो हमारे लिए वांछनीय भी है, मतलब ज़रूरी भी है, और कई बार ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है। किसी भी परिपथ में जिसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विद्युत धारा उसको अपनी ताकत को ऊष्मा में बदल देती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। लेकिन फिर भी हमने इस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को अपने अनुसार बहुत से ऐसे यंत्रों में प्रयोग किया है। विद्युत हीटर है, टोस्टर है, तंदूर है, विद्युत केतली है, प्रेस है, इन सभी में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, या हम कह सकते हैं कि विद्युत हीटर या विद्युत केतली या विद्युत मोटर, विद्युत टोस्टर, इन सभी का जो उपयोग है हम जूल के तापन के नियम के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि एक विद्युत बल्ब के अंदर भी टंगस्टन जिसका गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, उस टंगस्टन का प्रयोग हम बल्ब के अंदर करते हैं और उस बल्ब की सहायता से हम प्रकाश पैदा करते हैं। यानी कि तापीय प्रभाव का उपयोग हमने बल्ब में भी किया, और बल्ब के अंदर हम नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि विद्युत के इस तापीय प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके साथ हमने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग भी किया
इस तापीय प्रभाव का इस्तेमाल करके, ताकि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के नुकसान से बचा जा सके। और ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम नुकसान से बच सकते हैं उसे कहते हैं फ्यूज। कि फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी अवांछनीय ज़्यादा मात्रा की विद्युत धारा अगर आ जाती है, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हम अपने घरों में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर फ्यूज जो है वो कॉपर का, आयरन का और लेड का बनाया जाता है, जिसका उचित गलनांक होता है। आमतौर पर जब विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाता है और ताप बढ़ जाता है तो ये विद्युत फ्यूज अपने आप पिघल जाता है। जैसे अगर कोई सर्किट है उसमें हमने यहाँ फ्यूज का इस्तेमाल किया और विद्युत धारा का मान अगर ज़्यादा आ जाता है तो आगे लगे सभी प्रतिरोधक यानी जो यंत्र लगे हैं वो अपने आप बच जाएं। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्यूज का जो गलनांक है वो इस प्रकार निर्धारित है कि ज़्यादा मात्रा विद्युत धारा का मान आने पर यह अपने आप पिघल जाता है, जिसके कारण परिपथ का रास्ता, लाइट का जो धारा का जो रास्ता है वो टूट जाता है और हमारे यंत्र बच जाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हम अपने घरों में फ्यूज का जो मान है, फ्यूज की जो तार लेंगे, फ्यूज जो लेंगे, उसके अंदर विद्युत धारा का मान जो होगा वो 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 10 एम्पियर तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो, 10 एम्पियर तक का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास एक विद्युत प्रेस है, इस्त्री है, जिसकी शक्ति जो हो 1 किलोवाट है, उसकी ताकत है 1 किलोवाट, एक इस्त्री है जिसकी ताकत है, पी का मान है 1 किलोवाट और विद्युत वोल्ट का जो मान है वो 220 है, तो हमें किस मान का विद्युत फ्यूज इस्तेमाल करना होगा? हमें पता है कि P बराबर होता है V गुणा I। I बराबर क्या होगा? V बटे P बटे V और 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट डिवाइड बाई 220, अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4.54 एम्पियर, यानी लगभग 5 एम्पियर का अगर हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं तो विद्युत हीट इस्त्री के लिए वो कैपेबल होगा। तो इस प्रकार ये हमारे दैनिक जीवन में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हैं। ये अब हम विद्युत शक्ति के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि P बराबर होता है V गुणा I, कि P का मान होगा V गुणा I और P जो है वो शक्ति कहते हैं और शक्ति की जो यूनिट है, शक्ति को मापते किस में? इसको हम वाट में मापते हैं, जिसको हम कैपिटल W भी लिखते हैं। और अगर किसी भी परिपथ में 1 वाट शक्ति कब होगी? जब उस परिपथ में विभवांतर का जो मान है वो 1 वोल्ट हो और धारा का मान भी 1 एम्पियर हो, तब टोटल जो शक्ति होगी वो किसके बराबर होगी? 1 वाट के बराबर होगी। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। ये जो वाट है ये एक छोटा मात्रक है शक्ति को मापने का, छोटा मात्रक है। बड़ा जो मात्रक है वो है किलोवाट, यानी 1000 वाट को हम 1 किलोवाट कहते हैं। अगर किसी परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति इस्तेमाल होती है 1 घंटे तक, तब टोटल जो शक्ति इस्तेमाल होगी जिसका प्रयोग हम व्यापारिक रूप से करते हैं, 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग अगर 1 घंटे तक होता है तो हम उसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, और जिसको हम कहते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का अर्थ हुआ 1000 वाट इंटू 360,000 सेकेंड। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हुआ 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट का मतलब है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो ये एक व्यापारिक प्रयोग के लिए हम 1 यूनिट के बराबर मानते हैं किया गया कार्य है। तो हमने पढ़ा इस पूरे लेसन में जो हमने टॉपिक किए वो थे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मान किन बातों पर निर्भर करता है और विद्युत परिपथ में किस प्रकार के हम सिंबल का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। इसके साथ हमने ये पढ़ा कि प्रतिरोधकों को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, उसके व्यवहारिक प्रयोग क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, इन सभी विषयों पर हमने डिटेल में पढ़ा। धन्यवाद।